आज का जो टॉपिक है वो है हेनरी लुइस डेरेजियो। यह नाम इतना फेमस क्यों है? क्योंकि जितने भी रेडिकल थिंकर्स है, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, रविन्द्रनाथ टैगोर और भी मुल्कराज आनंद, प्रेमचंद, इन सब की तरह हेनरी लुइस डेरेजियो भी एक रेडिकल थिंकर थे। ठीक है, ये जो रेडिकल थिंकर्स थे ये बहुत ही यंग एज के थे। मतलब जिस एज में हम जैसे लोग डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ का, अपने करियर का, कि हमें आगे क्या करना है, हमें एक डायरेक्शन गाइडेंस चाहिए होती है, ये ऑलरेडी उस जगह को प्राप्त कर चुके होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, हाय, हेलो, हाउ आर यू? आई एम पुष्पांजलि एंड मोस्ट वेलकम टू माई चैनल। सो आज का ये जो वीडियो है वो है हेनरी लुइस डेरेजियो के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं। डेरेजियो एक पोइट थे, एक टीचर भी थे, और 19th सेंचुरी में इनकी वजह से बंगाल रेनेसा के लिए जो वॉइस उठाई गई थी उसके भी ये प्रवर्तक बने थे। मतलब कि जो बंगाल में जो पुनर्जागरण आया था, रेनेसा कहने का मतलब पुनर्जागरण, ये जो रेनेसा आया था उसकी ये आवाज़ बने थे। इसकी शुरुआत इन्हीं की वजह से हुई थी। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 18 अप्रैल 1809 और इनकी डेथ हुई थी 26 दिसंबर 1831 में। ये टोटल केवल 22 ईयर्स ही जिए, बट वो बोलते नहीं है, फेमस डायलॉग है मूवी का, ज़िंदगी लंबी होनी चाहिए नहीं बड़ी होनी चाहिए। उसी तरह इन्होंने अपनी यंग एज से लेकर जब तक ये जीवित रहे तब तक इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए और कुछ ऐसे काम किए जिसकी वजह से इनके जाने के बाद बहुत सारे चेंजेस आए सोसाइटी में। ठीक है, और इनका फेमस वर्क है टू इंडिया माई नेटिव लैंड, जो कि एक पोएम है। और साथ ही ये हिंदू कॉलेज जो कि कोलकाता में उस समय इस्टेब्लिश किया गया था, उसके ये हेडमास्टर भी बने थे। क्योंकि ये हेडमास्टर किस तरह से बने थे, इसकी एक स्टोरी है, मैं बता देती हूँ। इनकी एक पोएम थी फ़कीर ऑफ जंगीरा। इसे पब्लिश कराने के लिए ये कोलकाता आए थे। तो कोलकाता जब ये आए थे पब्लिश कराने के लिए, तो उस वक्त हिंदू कॉलेज की स्थापना जस्ट की गई थी कोलकाता में। तो उस वक्त एक फैकल्टी मेंबर की पोस्ट खाली थी, तो उसके लिए इन्होंने अप्लाई किया था और इनका सिलेक्शन हो गया। धीरे धीरे फैकल्टी मेंबर से ये टीचर बने, टीचर से फिर वहाँ के हेडमास्टर बन गए। ये था इनका शॉर्ट इंट्रो। ठीक है, क्योंकि इग्नू में क्या होता है ना, किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर लिखना चाहिए वो आप अगर पैराग्राफ में लिखते हो और प्लस उनके हेडिंग्स के अंडर में सब हेडिंग्स दे देकर अगर आप पॉइंट वाइज लिखते हो तो इससे मार्क्स अच्छे आते हैं। इसलिए मैंने कोशिश की है कि इसे मैं कुछ पॉइंट्स में बताऊंगी और आप पेपर और पेंसिल लेकर बैठिए। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं बोलूँगी उसे आप नोट डाउन करते जाना। सबसे पहला पॉइंट है एंग्लो इंडियन। अब ये एंग्लो इंडियन कहने का क्या मतलब हुआ कि इनकी जो मॉम थी, मदर, वो इंग्लिश थी। ठीक है, और इनके जो फादर थे वो इंडियन थे। इसीलिए ये ना तो इंडियन थे ना तो इंग्लिश, इन्हें एंग्लो इंडियन बोला जाता है। लेकिन इनकी जो पैदाइशी थी वो बंगाल में हुई थी और इनकी मृत्यु भी बंगाल में ही हुई थी। ठीक है, और जितने भी इंग्लिश रोमांटिक पोइट्स थे, जैसे कि रोमांटिक पोइट्स में सबसे पहला नाम तो वर्ड्सवर्थ का आता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इफेक्टेड जो हुए थे उनका नाम था लॉर्ड बायरन और रॉबर्ट साउदी। इतना ही नहीं बल्कि ये बहुत ही कम एज में, लगभग 17 की एज में, ये कुछ पोएट्रिक पोएम्स भी लिखा करते थे, जिसकी वजह से जो कोलकाता के जितने भी बड़े बड़े रिच पीपल थे वो उनकी नज़रों में ये आना शुरू हो गए थे। और चूँकि क्या था कि उस वक्त, चूँकि ये आज़ादी के पहले का इन भारत था और हमें यह पता है कि आज भी अगर हम अपने जैसे कि पुरानी जनरेशन के लोगों की अगर थिंकिंग को बदलने की कोशिश करते हैं, कुछ नया उन्हें अपनाने को बोलते हैं, तो कितनी मुश्किलें होती हैं। बोलते नहीं परिवर्तन संसार का नियम है, बट क्या ये इतना इजी होता है? नहीं होता। तो जब आज के टाइम में ये इतना इजी नहीं है तो हम लोग सोच सकते हैं कि पहले जो इतने रूढ़िवादी कट्टरवादी होते थे उन लोगों के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। तो वैसे टाइम में अगर कोई पेट्रियोटिक या फिर कुछ रिफॉर्मर टाइप से अगर कोई कुछ लिखता है तो इसका बहुत ही गहरा असर पड़ता था हमारी सोसाइटी में। और दूसरा पॉइंट है यंग एज टीचर। तो सबसे कम एज जैसे कि 17,
ठीक है। अब 16 में तो हम 10 पास करते हैं, बट ये क्या थे, 17 की एज में टीचर बन गए थे। और पहले के टाइम में मतलब टीचर बनने के लिए उतनी डिग्रीज नहीं चाहिए होती थी, इसीलिए। और मैंने आपको बताया था इनके इंट्रो में ही कि किस तरह ये हेडमास्टर बने थे। उसी तरह उस वक्त हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी, तो मेंबरशिप खाली थी, तो जिसकी वजह से उन्होंने, और उस खाली सीट को भरने के लिए उन्होंने एक अप्लाई किया उस पोस्ट के लिए, और इनका सिलेक्शन हो गया। तो बहुत ही कम एज में ये एक टीचर भी बन गए। और साथ ही 1826 में 1826 में ये उसी हिंदू कॉलेज के इंस्ट्रक्टर भी बने। और इंस्ट्रक्टर बनने के बाद इन्होंने उस कॉलेज के जितने भी यंगस्टर स्टूडेंट्स थे उनका दिल भी जीत लिया था। तीसरा पॉइंट है कनेक्ट टू यंगस्टर स्टूडेंट्स। देखिए, ये जो यंगस्टर स्टूडेंट है ना, ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसी पॉइंट के कारण ही डेरिजियो का नाम हमारे लिटरेचर में फेमस है। क्यों? क्योंकि डेरिजियो यंग एज में टीचर बने और बोलते हैं कि हम अपने एज के लोगों के साथ ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हैं। यही रीज़न था कि डेरिजियो अपनी उम्र के लोगों के साथ ज़्यादा कनेक्ट हो पाते थे। इसी वजह से जो डेरिजियो थे वो इतना ही नहीं बल्कि अपने कॉलेज आवर्स के कंप्लीट होने के बाद भी वह लोगों के साथ कनेक्ट होते थे, उनके स्टडीज़ में, उनके थॉट्स में, उनके लिबरल थिंकिंग में उनकी हेल्प करते थे, ताकि वो लोगों को, उस यंग जनरेशन्स के माइंड को एक्सपेंड कर सके, उन्हें समझ सके, और उन्हें इतनी आज़ादी मिल सके कि वो अपने ओपिनियन को लोगों के सामने व्यक्त कर सके, एक्सप्रेस कर सके। इतना ही नहीं, वो हमेशा बोला करते थे अपने यंग स्टूडेंट्स को कि जो इंडिया की जितनी भी ओल्ड कस्टम्स हैं, रिचुअल्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनके बारे में आप क्वेश्चनिंग किया करो, जाना करो कि ये सारे कस्टम्स क्यों बनाए गए हैं। क्योंकि किसी भी कस्टम्स को मानने से पहले, उसे आगे बढ़ाने से पहले यह जानना बहुत ज़रूरी होता है कि वह किस लिए बनाए गए हैं। क्योंकि जैसे कि सती प्रथा बनाया गया, विधवा विवाह बनाया गया, तो ये सारी चीज़ें जो बनाई गई, सारे जो कस्टम्स लागू किए गए, वो लोगों के हित में है या नहीं, उस कस्टम्स को आगे लेकर जाना है या नहीं, ये हम खुद डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि जो कस्टम्स हमारे हित में नहीं है उन्हें हम आगे नहीं लेकर जा सकते। इसीलिए उन्होंने कहा कि अपने यंग स्टूडेंट्स को कि आप क्वेश्चन करो कि ये ओल्ड कस्टम्स हमारे हित में है या नहीं, और हमें इन्हें आगे लेकर जाना है या नहीं। तो जितने भी उनके ब्रिलियंट स्टूडेंट थे कॉलेज के, वे उनकी इन सारी बातों के कारण उनकी ओर अट्रैक्ट होते थे। चौथा पॉइंट है हमारा एकेडमिक एसोसिएशन। तो अब लोगों के साथ इंटरेक्ट होने के कारण लोगों की एक विचारधारा बन गई, ठीक है, जो उनकी सपोर्टर हो गई, जो उनकी सपोर्टर बनी। और इस सपोर्टिव सिस्टम के कारण उन्होंने अपने सारे लोगों को मिलाकर एक एसोसिएशन बनाया, जिसे एकेडमिक एसोसिएशन बोला जाता है। और इस एसोसिएशन के थ्रू उन्होंने अपने एकेडमिक नॉलेज के साथ साथ अपने रेडिकल आइडियाज़ को एक्सपेंड किया। कहने का क्या मतलब हुआ कि इस एसोसिएशन में वे अपने स्टूडेंट्स को ज्वाइन करते थे, उनके साथ मीट करते थे, वहाँ पर डिबेट चलता था, लिटरेचर पर लेकर, हिस्ट्री को लेकर, फिलॉसफी को लेकर, साइंस को लेकर, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं जो इंडिया से जुड़ी हुई है, हमारी कंट्री से जुड़ी हुई है, उन सब पर अपने स्टूडेंट्स को डिबेट करने का वहाँ पर फ्रीली राइट दिया जाता था उस एसोसिएशन के थ्रू। और जो स्टूडेंट्स थे उनके, वो इन सारी चीज़ों के कारण क्या हुआ कि उनके अंदर इन झूठी रूढ़िवादी जात प्रथाओं को लेकर एक रेवोल्यूशन, अंदर से एक क्रांति की भावना पैदा होने लगी, क्रांति की भावना आने लगी। उन्हें ऐसा लगा कि इन चीज़ों का विरोध किया जाना चाहिए, क्योंकि यह सही नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो सही नहीं थी, जिन्हें बदलना वो लोग बदलना चाहते थे। यही कारण था कि एक जो मैंने शुरू में बताया ना कि बंगाल रेनेसा, यही कारण था कि उस समय बंगाल रेनेसा की शुरुआत मानी गई है इसे।
उन्हें बंगाल रेनेसा का वॉइस माना जाता है, क्योंकि इन्हीं यंगस्टर्स के थ्रू ही सुधारवादी जो आवाज़ होती है वो उठाई गई थी। पांचवा है डेरोजियंस। डेरोजियंस कौन थे? जो इनके फॉलोअर्स थे, जो इन्हें फॉलो करते थे, इनके प्रिंसिपल्स को, वही डेरोजियंस कहलाते हैं। इन्होंने अपने फॉलोअर्स को लेकर एक लाइन बोली है। क्या है वो लाइन? एक्सपेंडेड लाइक द पेटल्स ऑफ यंग फ्लावर, आई वॉच द जेंटल ओपनिंग ऑफ योर माइंड। मतलब क्या हुआ कि जैसे कि एक यंग फ्लावर होता है ना, जो ब्लूम करता है, ब्लॉसम करता है, मतलब एक नया नया फूल जो उगता है, खिलता है, उसी तरह जो यंग माइंड है, यंग पीपल हैं, उनके माइंड को भी मैंने खिलते हुए देखा है। अपने विचारों से, अपने आइडियाज़, ओपिनियन से मैंने ये देखा है कि वो किस तरह से अपने विचारों को लिबरली प्रेजेंट करना चाहते हैं। बट इंडिया की जो ये कस्टम्स हैं, फालतू और रूढ़िवादी कस्टम्स हैं, वो उन्हें रोकती हैं खुद को एक्सपेंड करने में, खुद को एक लिमिट में बांधने में, जिसकी वजह से वो अपनी सोच को, अपने विचारों को लोगों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और इतना ही नहीं, बल्कि जो उनके एज के जो स्टूडेंट थे, उनसे एज में बड़े जो स्टूडेंट्स थे, उनसे छोटे, उनके एज से कम एज के भी जो स्टूडेंट थे, सारे लोग अब उनसे धीरे धीरे करके उनसे जुड़ने लगे थे, उनकी इन्हीं लिबरल थिंकिंग के कारण। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से वो उनका एक एसोसिएशन रेडी हुआ, किस तरह से उनकी एक अलग विचारधारा के लोग बनने लगे। तो अब क्या है कि पहले क्या था कि अभी भी ये चीज़ है, आप अगर सोसाइटी से हटकर उनके ओपिनियन से अलग अगर अपनी कुछ ओपिनियन बनाते हो, कोई आपका सपोर्टर होता है, तो आप उस सोसाइटी से एक अलग खड़े होते हो। तो क्या हुआ, अब एक यंग बंगाल मूवमेंट की शुरुआत हुई। इस वॉइस के कारण, इस रेवोल्यूशनरी वॉइस के कारण क्या हुआ, एक यंग बंगाल मूवमेंट की शुरुआत हुई, जो 1820 से 30 तक चली, मतलब सिर्फ 10 साल चली, और यही कहलाई बंगाल रेनेसा, वॉइस ऑफ बंगाल रेनेसा। और यह जो रेनेसा थी, यह जो रेवोल्यूशन थी, मूवमेंट थी, वो इंस्पायर्ड थी फ्रेंच रेवोल्यूशन से। मतलब जो 1789 से 1799 के बीच जो रेवोल्यूशन चला था, फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसके बारे में डेरोजियो अच्छे से जानते थे। और उस रेवोल्यूशन में जो टॉपिक्स थे, जिस वजह से वो क्रांति की गई थी, उन सब से ही प्रेरित होकर उन्होंने सोचा कि ये यंग बंगाल मूवमेंट भी आगे बढ़ाना चाहिए। और उसका मेन मोटिव क्या था? पहला फ्रीडम, दूसरा वुमेन राइट्स, तीसरा लिबर्टी, चौथा एबोलिशमेंट ऑफ फ्यूडलिज्म। ये फ्रीडम तो पता है आप लोगों को, फ्रीडम मतलब आज़ादी। किस चीज़ की आज़ादी? विचारों की आज़ादी। विचारों की आज़ादी कहने का मतलब जो हम सोचते हैं उसे हम एक्सप्रेस कर सके, ना कि जो बोलते हैं उसे हम एक्सेप्ट करें। चाहे वो सही हो या गलत हो, हम कुछ भी ना बोले, बस उसे एक्सेप्ट करें, ऐसा नहीं है। उसका मेन मोटिव क्या था उस रेवोल्यूशन का, कि हम जो सोचते हैं, हमारी जो थिंकिंग है, वो हम एक्सप्रेस कर सके। दूसरा वुमेन्स राइट, वुमेन्स के जो राइट्स होते हैं, इक्वालिटी वगैरह, ये सब को लेकर। दूसरा है लिबर्टी, थर्ड था लिबर्टी, फोर्थ है इक्वालिटी, बराबरी का अधिकार, मेन और वुमेन्स को बराबरी का अधिकार होना चाहिए। फिफ्थ एबोलिशमेंट ऑफ फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म कहने का मतलब सामंतवाद। देखिए, जो सामंतवाद है ये क्या है, क्योंकि पहले ज़माने में क्या होता था, जो छोटे छोटे जो लैंड ऑनर्स होते थे ना, जो किसान वगैरह हैं, जो लोग कर चुकाते थे, तो वो लोग जब कर नहीं चुका पाते थे, या उनकी जो छोटी छोटी लैंड्स के टुकड़े होते थे, वे बड़े जमींदार अपने पास हथिया लेते थे। किसी न किसी वजह से, कर्ज में डूबने के कारण या कर्ज ना चुका पाने के कारण, वो उसे हथिया लेते थे। तो इस चीज़ को हटा दिया गया। लास्ट है एक्सपेंडिंग लिबरल थिंकिंग। उनकी जो रेडिकल सोच थी, उनको वो एक्सपेंड करना, मतलब लोग जो सोचते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, लोग जो सोचते हैं, उनकी जो अपनी ओपिनियन है, उनको वो एक्सपेंड कर सके। ऐसा ना हो कि वो एक लिमिट में बंधा हो, कि जो भी उन्हें बोल दिया गया है वो बस वही करना है, वही सोचना है, उसके अलावा और कुछ कर ही नहीं सकते। तो ऐसा नहीं था। ये सारे जो पॉइंट्स हैं,
ये थे फ्रेंच रेवोल्यूशंस के मेन मोटिव, और यही सब वजह बने यंग बंगाल मूवमेंट के भी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कहीं लंबी ना हो जाए, जिस वजह से मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगी, जिसमें इनके टीचिंग, डेरेजियो की क्या क्या टीचिंग्स थे और उन्होंने क्या क्या सोसाइटी के वेलफेयर में काम किया, इसमें वो मेंशन किए हुए रहेंगे। बट इस वीडियो में बस इतना ही। सो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।